हाय लबासना ड्रीमर्स। आज हम दिल्ली सल्तनत की शुरुआत करेंगे। दिल्ली सल्तनत में कौन कौन सी डायनेस्टी ने शासन किया हुआ है, उसमें हम सबसे प्रथम डायनेस्टी से स्टार्ट करेंगे। दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले गुलाम वंश का शासन होता है। गुलाम वंश, इनकी राजधानी दिल्ली हुआ करती है। यहाँ की भाषाएं फारसी और तुर्की हुआ करती थी। ये सुन्नी इस्लाम को फॉलो किया करते थे और यह पूरा पूरा कार्यक्रम 1206 से लेकर के 1290 तक इसे सल्तनत बोला जाता है। दिल्ली सल्तनत में कई डायनेस्टी शासन करती हैं, उसमें से गुलाम वंश प्रथम हुआ और गुलाम वंश में भी पहला शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था और गुलाम वंश 1206 से 1290 तक चलता है और आखिरी शासक मुइजुद्दीन कैकाबाद होते हैं। यह 1206 में इसकी स्थापना होती है और आखिरी शासक का अंत 1290 में होता है। कुतुबुद्दीन ऐबक मध्यकालीन भारत में दिल्ली सल्तनत का पहला शासक और गुलाम वंश का संस्थापक था। उसने 4 वर्षों तक शासन किया और गौरी साम्राज्य मीर मोहम्मद गौरी का गुलाम होने के बावजूद वह दिल्ली पर शासन करने में सफल होता है। आइए हम सबसे पहले उसके जीवन परिचय के बारे में जानेंगे कि आखिर कुतुबुद्दीन ऐबक था कौन, कहाँ से आया था और उसका पूरा कालक्रम क्या है। कुतुबुद्दीन ऐबक तुर्किस्तान का निवासी था। उस वक्त अपने बेटों को व्यापारियों को बेच देना एक लाभ का हिस्सा माना जाता था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक भी उसी प्रकार तुर्किस्तान का निवासी हुआ करता था। उसके माता पिता के पास उतना धन नहीं था, वो सामरिक स्थिति नहीं थी कि उसका लालन पालन या उसकी शिक्षा दीक्षा उस स्तर तक कर सके। तो उसके माता पिता ने उसे प्रॉपर एक व्यापारी को बेच दिया। व्यापारी को बेच दिया और व्यापारी जब मंडी में लेकर के जाते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक तो एक काजी की नज़र उस पर पड़ती है। वो निसापुर के काजी रहते हैं, उनका नाम था फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कुफी। इन्होंने कुतुबुद्दीन ऐबक के चेहरे को देखा और इसे खरीद लेते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक को खरीदने के पश्चात, चूँकि वो काजी थे, कुरान का पाठ किया करते थे, तो उन्होंने पूरी धार्मिक और सैनिक दोनों तरह की शिक्षाओं की व्यवस्था कुतुबुद्दीन ऐबक की कर दी। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक की एक विशेषता थी कि वह कुरान का पाठ बड़े ही उच्च स्वर में और बड़े मधुर स्वर में किया करता था। इसकी वजह से इस काजी ने इसका कुरान ख्वां नाम रख दिया था। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक का ड्रामा यहीं पर समाप्त नहीं होता, नाटक यहीं पर समाप्त नहीं होता। इसके जीवन में और भी घटनाएं घटती हैं। काजी की मृत्यु हो जाती है और जैसे काजी की मृत्यु होने के बाद जायदाद का बंटवारा होता है, उसी प्रकार कुतुबुद्दीन ऐबक को उनके बेटों ने, काजी के बेटों ने मोहम्मद गौरी को बेच दिया। मोहम्मद गौरी के हाथ में आने के पश्चात यह बड़ी ही स्वामी भक्ति से मोहम्मद गौरी की सेवा करता है कुतुबुद्दीन ऐबक, और इससे मोहम्मद गौरी प्रसन्न हो जाता है। मोहम्मद गौरी की प्रसन्नता इस हद तक थी कि उस वक्त बड़ा ही एक सम्माननीय पद हुआ करता था दीवाने आखुर का, अमीर आखुर का, जिसे घुड़सवार या घोड़ों का प्रबंध करने का हेड माना जाता था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को वह पद दे दिया जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक बहुत खुश होता है और इस प्रकार से जब मोहम्मद गौरी तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ लड़ने के लिए जा रहे थे, तो भी कुतुबुद्दीन ऐबक अपने घोड़ों के साथ पूरा समर्थन देता है, पूरे समय में उसके साथ रहता है। फिर 1194 में चंदावर के युद्ध में भी साथ रहता है। तो इस प्रकार से कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी के साथ रहता है और अपनी पूरी स्वामी भक्ति से मोहम्मद गौरी की सेवा करता है। मोहम्मद गौरी इन सब चीज़ों से प्रसन्न होता है और दिल्ली और लाहौर की सूबेदारी उसको दे करके वह वापस ख्वारिज्म के खिलाफ लड़ने के लिए निकल पड़ता है। ख्वारिज्म वही है, इससे पहले की वीडियो में हमने देखा था कि वह ख्वारिज्म किस प्रकार से हारता है और वापस कहाँ आता है, अपने इसी वफादार के पास आता है, कुतुबुद्दीन ऐबक के पास आता है। कुतुबुद्दीन ऐबक जब दिल्ली और लाहौर दोनों की इसे सूबेदारी मिल जाती है, तो उसके पास जो उसका सबसे पहला अभियान था वो जाटों के खिलाफ था। जाट के कुछ सरदार थे, जो एक तुर्क शासक था, एक तुर्क सिपहसलार था, वह एक किले की निगरानी किया करता था। किंतु जाटों ने किया क्या कि उसे मलिक नसीरुद्दीन नाम का वह तुर्क सरदार था, उसको घेर लिया। तो उसकी रक्षा के लिए कुतुबुद्दीन ऐबक अपनी सेना के साथ वहां पहुंचता है और जाटों का दमन करता है। जाटों का दमन करने के पश्चात 1194 में अजमेर में फिर से विद्रोह खड़ा हो जाता है, क्योंकि तुर्की शासन बिल्कुल 1163 में तुर्क की स्थापना होती है, मीन गोरवंश में स्थापना होती है। 1175 से लड़ाइयाँ धीरे धीरे मुल्तान से लड़ना स्टार्ट करेंगे, तो लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। एक बार हारते जरूर थे,
लेकिन उसके बाद फिर से विद्रोह कर दिया करते थे। तो उसी प्रकार से अजमेर में एक विद्रोह शुरू हो जाता है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक जाते हैं और अजमेर के विद्रोह का दमन कर देते हैं। और 1194 में जब जयचंद के खिलाफ मोहम्मद गौरी लड़ रहे थे तो कुतुबुद्दीन ऐबक अपनी पूरी सैन्य व्यवस्था के साथ जाते हैं और उसमें मोहम्मद गौरी की सहायता करते हैं। इन सब से जो गुजरात के शासक थे उनको पछता नहीं है, उनको ये डाइजेस्ट नहीं होता कि वह ऐसा राजा, उसका गुलाम, मोहम्मद गौरी का गुलाम इस प्रकार से जाटों का दमन कर रहा है, अजमेर में विजय प्राप्त कर रहा है और 1195 में जाकर के अलीगढ़ को भी जीत लिया। तो गुजरात के शासक को बड़ी परेशानी हो जाती। उस वक्त भीमदेव द्वितीय रहा करते थे। तो भीमदेव द्वितीय ने एक षड्यंत्र रचा। षड्यंत्र कैसे रचा? अजमेर के मेदों के साथ मिल करके कुतुबुद्दीन ऐबक को फंसा लेते हैं। तो कुतुबुद्दीन ऐबक चारों तरफ से घिर जाता है और होता क्या है कि कुतुबुद्दीन ऐबक की रक्षा करने के लिए मोहम्मद गौरी अपनी सैन्य दल जो ख्वारिज्म के खिलाफ लड़ने के लिए जा रहा था, लेकिन जैसे उसे पता चलता है कि मेदों के साथ षड्यंत्र में गुजरात के शासक भीमदेव द्वितीय ने कुतुबुद्दीन ऐबक, उसके पुत्र समान कुतुबुद्दीन ऐबक के गुलाम को उन्होंने घेर लिया है, तो मोहम्मद गौरी वापस आता है। और जैसे ही मेदों को और गुजरात के शासकों को ये पता चलता है कि मोहम्मद गौरी अभियान को बीच में छोड़ करके वह कुतुबुद्दीन ऐबक की सहायता करने के लिए वापस आ रहा है, तो गुजरात के शासक ने भीमदेव द्वितीय ने मेदों को आदेश दिया कि वह अपना घेरा हटा लें और इस प्रकार से कुतुबुद्दीन ऐबक की जान बच जाती है। कुतुबुद्दीन ऐबक की जान तो बच जाती है, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक को बहुत गुस्सा आता है। तो अपनी प्राण बचने के पश्चात वह जो सबसे पहला हमला करता है वह गुजरात में ही करता है। तो गुजरात के अन्हेरवाड़ा में वह सबसे पहले हमला करता है और वह खूब लूटपाट मचाता है। और वह इतना गुस्से में था कि उसके बाद चंदावर, बदायूं पर सब एक के बाद एक कब्जा करता चला जाता है। और 1202 और 1203 में उसने चंदेल राजा परमर्दी देव को भी पराजित कर दिया और कालिंजर, जो बहुत ही अजेय किला माना जाता था महोबा में, उसे जीत लिया। और महोबा में एक सूर्य मंदिर हुआ करता था जिसे 9वीं शताब्दी में राहिल देव वर्मन द्वारा बनाया गया था, उसको पूरा नष्ट कर देता है। यह कुतुबुद्दीन ऐबक का क्रोध वहां पर जाकर के शांत होता है। इस प्रकार से कुतुबुद्दीन ऐबक का एक सहपाठी था बख्तियार खिलजी ने बंगाल, बिहार और इवन पूर्वी क्षेत्रों पर भी उस वक्त कब्जा कर रहा था। तो इस प्रकार से कुतुबुद्दीन ऐबक की स्थिति पूरे भारत में मजबूत हो जाती है। कुतुबुद्दीन ऐबक एक तरफ लड़ाइयाँ एक के बाद एक जीतता रहा, लेकिन 1206 ईस्वी में जब वो दिल्ली से अफगानिस्तान की ओर जा रहा था तो खोखरों ने उसकी हत्या कर दी। किंतु मोहम्मद गौरी चूंकि अपने मृत्यु के पूर्व अपने किसी गुलाम को अपना अधिकार या अपना हिस्सा दिया नहीं था, अपना उत्तराधिकार सौंपा नहीं था, तो जितने गुलाम थे उनके बीच में लड़ाइयाँ स्टार्ट हो जाती हैं। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के 2-3 गुलाम रहते हैं, गयासुद्दीन, महमूद यल्दौज, कुबाचा, अली मर्दाना और कुतुबुद्दीन ऐबक। इस प्रकार से ये गुलाम रहते हैं और ये खुद को उत्तराधिकारी बोलने लगते हैं कि अब मोहम्मद गौरी के मरने के पश्चात मोहम्मद गौरी द्वारा विजित जितने भी प्रदेश हैं उन पर इनका अधिकार है। हालांकि कुतुबुद्दीन ऐबक को मलिक की और दीवाने आखूर की उपाधि तो मिली, अमीर आखूर की का वो पद तो मिला था, किंतु उसे पूरा उत्तराधिकारी नहीं बनाया था। मोहम्मद गौरी ने अपने शासन का उत्तराधिकारी कुतुबुद्दीन ऐबक को नहीं बनाया था। उसके बावजूद यह संघर्ष करता है और विषम परिस्थितियों का सामना करते हुए 15 मार्च 1206 में जब मोहम्मद गौरी की हत्या हो जाती है खोखर के द्वारा, तो 24 जून 1206 को कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना राज्याभिषेक कर लिया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने राज्याभिषेक तो किया, किंतु वह उसने अपना दिमाग लगाया और उसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। सुल्तान की उपाधि क्यों नहीं धारण की? क्योंकि उसके और भी गुलाम थे। जो याल्दौज था उस वक्त गजनी पर कब्जा कर चुका था, क्योंकि उसने इससे पहले वाले वीडियो में हमने बताया था कि किस प्रकार से यल्दौज मोहम्मद गौरी को धोखा देता है और ख्वारिज्म साके से हारने के पश्चात जब मोहम्मद गौरी वापस आ रहा था गजनी में, तो उसकी सहायता नहीं करता, उसकी मदद नहीं करता। तो यल्दौज तो वहाँ पर था, तो यल्दौज को ईर्ष्या न हो कि दिल्ली पर इस समय कुतुबुद्दीन ऐबक शासन कर रहा है, वह सुल्तान की उपाधि इसीलिए कुतुबुद्दीन ऐबक ने धारण नहीं की। इस प्रकार से ईर्ष्या से बचते हुए कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी को लाहौर में ही रखा, वह दिल्ली में नहीं गया। और इवन जब बख्तियार खिलजी
की मृत्यु हो जाती है बंगाल में, तो अली मर्दाना जो मोहम्मद गौरी का एक और गुलाम था, उसने कुतुबुद्दीन ऐबक की सत्ता को मानने से इनकार कर दिया। इस प्रकार से कुतुबुद्दीन ऐबक अपने पूरे जीवन काल में वह युद्ध ही करता रहा, वह कभी शांति से नहीं बैठा। कुतुबुद्दीन ऐबक ने साहित्य के क्षेत्र में भी बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की। उस वक्त के एक साहित्यकार हुआ करते थे हसन निजामी, उनको इन्होंने संरक्षण दिया, और हसन निजामी ने ताजुल मासिर और फ़क्र मुदब्बिर ने अदाब अल उल हर्ब अल सुजाता, इस प्रकार के कुछ अजीब से ग्रंथों की रचना की थी। एग्जाम के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने न केवल साहित्य में बल्कि स्थापत्य और कला में भी अपना विशेष योगदान दिया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में नगर का विकास किया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2 मस्जिदें बनवाई। 1195 से 1199 के बीच में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया। यह मस्जिद भारत में इस्लामी पद्धति पर निर्मित प्रथम मस्जिद मानी जाती है, जो पृथ्वीराज तृतीय के किले राय पिथौरागढ़ के स्थान पर निर्मित की गई है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने जब इस मस्जिद का निर्माण करवाया तो इसके बारे में एक कहावत भी प्रचलित है कि इस मस्जिद का निर्माण 27 जैन मंदिरों के ध्वंसावशेषों पर किया गया है। और इस प्रकार से दूसरी मस्जिद कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया, जो कि अजमेर में स्थित है, और इसका निर्माण भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। और इसके स्थान पर अजमेर के चौहान शासक विग्रहराज चतुर्थ द्वारा निर्मित संस्कृत पाठशाला हुआ करती थी। किसी खाली स्थान पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने कभी कुछ बनवाया नहीं। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा भी वहां बनवाया जहां पर संस्कृत पाठशाला हुआ करती थी। ठीक इस प्रकार से कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में 1199 ईस्वी में सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार कागी की स्मृति में कुतुब मीनार का निर्माण तो प्रारंभ करवाता है, किंतु चूंकि वह इतने मंदिरों का और इतने संस्कृत पाठशालाओं को वह ध्वंस किया था, उसका अभिशाप उसको लग जाता है और वह कुतुब मीनार को पूरा नहीं करवा पाता है। और कुतुब मीनार को पूरा करवाने के लिए किसे आना पड़ता है? इल्तुतमिश को आना पड़ता है। 1230 और 1231 ईस्वी में इस कुतुब मीनार को इल्तुतमिश ने पूरा करवाया, और उसके बाद फिरोज शाह तुगलक ने इसकी आखिरी मंजिल को जीर्णोद्धार करवाया, इसे मेंटेन करवाते हैं। तो इस प्रकार से कुतुब मीनार के निर्माण में 3 शासकों का योगदान रहता है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने फाउंडेशन रखा, इल्तुतमिश ने इसे पूरा किया, और फिर तीसरे शासक फिरोज शाह तुगलक ने इसकी आखिरी मंजिल या 5वीं मंजिल का निर्माण करवाया। इस प्रकार से कुतुबुद्दीन ऐबक के पास दिल्ली सल्तनत पर शासन करने के लिए, आर्ट एंड कल्चर को डेवलप करने के लिए उसके पास समय का तो अभाव रहता है, किंतु उसके अधूरे कार्य जितने भी थे उसके आने वाले आगामी शासक यानी उसके गुलाम, कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम कौन था? इल्तुतमिश था। इल्तुतमिश अपने मास्टर मिन कुतुबुद्दीन ऐबक के अधूरे कार्यों को पूरा करते हैं, और इस प्रकार से कुतुबुद्दीन ऐबक का शासनकाल 1206 से लेकर के 1210 ईस्वी तक रहता है, और अपने जीवन काल में उसने इन्हीं घटनाओं को केवल अंजाम दिया। इस प्रकार से कुतुबुद्दीन ऐबक का घटनाक्रम समाप्त होता है। इसके बाद आराम शाह कुछ वक्त के लिए गद्दी पर बैठता जरूर है, लेकिन चूंकि वह आराम ही करता रहता है, बहुत अयोग्य शासक था, इसकी वजह से इल्तुतमिश को आना पड़ता है। 1210 ईस्वी में वह फिर से दिल्ली की सत्ता को संभालता है, और इसके बारे में, इल्तुतमिश के बारे में हम अगले वीडियो में समझेंगे, अगले वीडियो में पढ़ेंगे कि इल्तुतमिश का शासनकाल कैसा था। थैंक यू सो मच।